बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल से। आखिर हमारे संविधान की आत्मा यानी उसकी सोल किसे कहा जाता है? जवाब है प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? ऐसा क्या खास है इसमें? चलिए आज इसके हर पहलू को समझते हैं। आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि प्रस्तावना आखिर है क्या, फिर इसके 4 सबसे जरूरी एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके बाद इसमें लिखे शब्दों का गहरा मतलब क्या है, समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए और आखिर में इसकी असली ताकत क्या है। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना है क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे यह हमारे संविधान का ट्रेलर है, एक ऐसा सिंगल पेज जो पूरी किताब की कहानी, उसका मकसद और उसकी सोच को हमारे सामने रख देता है। अच्छा, अब आपके लिए एक मजेदार सवाल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले प्रिएम्बल को अपने संविधान में शामिल करने वाला देश कौन सा था? थोड़ा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। चलिए मैं बताती हूँ। सही जवाब है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, ये आइडिया हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होकर मिला। इसकी इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए एक बहुत ही बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालखीवाला। उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका आईडी कार्ड आपकी पहचान बताता है, प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान की पहचान बताती है। संविधान सभा के एक और मेंबर K.M. मुंशी ने तो इसे और भी खूबसूरती से हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। मतलब एक ऐसी कुंडली जो देश के भविष्य की दिशा दिखाती है। तो ये महान विचार आए कहाँ से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। यही रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। तो आखिर कैसे ये एक पैराग्राफ पूरे संविधान का ब्लूप्रिंट बन जाता है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखें। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हिस्सा बताता है ताकत का सोर्स, मतलब अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। जवाब है हम भारत के लोग। दूसरा, भारत का नेचर कि हमारा देश कैसा होगा, एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीसरा है संविधान के लक्ष्य, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और चौथा, इसको अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949। अब इन शब्दों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि यही तो वो पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से आज़ाद है। अपने देश के अंदर के और बाहर के फैसले लेने के लिए हम किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। हम अपने मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवाद यानी सोशलिज्म। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पब्लिक यानी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों साथ मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। और इसका मकसद है गरीबी और असमानता को खत्म करना। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब है कि स्टेट का यानी देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। कानून की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सबको समान सम्मान और सुरक्षा मिलती है। अब आते हैं 2 शब्दों पर जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, लोकतंत्र और गणराज्य। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि देश की असली ताकत जनता के हाथ में है, और गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारे प्रेसिडेंट चुनाव से आएंगे, कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि भारत दोनों हैं। और अब देखिए हमारे संविधान के लक्ष्य कितने क्लियर हैं। प्रस्तावना 5 तरह की स्वतंत्रता का वादा करती है, सोचने के, बोलने के, विश्वास की, किसी भी धर्म को अपनाने की। ये 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 2 तरह की समानता की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर नागरिक को दिया गया एक वादा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था जो सालों तक कोर्ट में गूंजता रहा। क्या प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है।
1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के इरादे को समझने में मदद तो करती है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी और अभिन्न अंग है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। वैसे अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लीगल जर्नी समझ आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ये टाइमलाइन पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। 1960 में नहीं, 1973 में हाँ, और इसी हाँ की वजह से 1976 में इसमें संशोधन करना यानी अमेंडमेंट करना मुमकिन हो पाया। इसी फैसले के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये आज तक का पहला और आखिरी मौका है जब हमारी प्रस्तावना में कोई बदलाव किया गया है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो इसकी असली ताकत क्या है? क्या इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये साफ करता है कि प्रस्तावना ना तो सरकार को कोई शक्ति देती है और ना ही उनकी शक्तियों को कम करती है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, जिसका मतलब है कि आप इसके आधार पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो फिर इसकी ताकत क्या है? इसकी असली ताकत एक गाइडिंग लाइट की तरह है। जब भी संविधान की किसी आर्टिकल का मतलब अनक्लियर होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसी प्रस्तावना की रोशनी में उसकी सही व्याख्या करता है। तो ये थी प्रस्तावना की पूरी कहानी। अब एक सवाल आपके लिए। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का जो वादा किया गया है, आपको क्या लगता है आज इतने सालों बाद हम भारत के लोग उस वादे को पूरा करने में कितने सफल हुए हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।